नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका आपको बहुत इंतज़ार था। और हम इससे पहले काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमारी जो संस्कृत ग्रामर है उसमें जितने टॉपिक थे उसमें से मोस्टली हमने सारे अधिकतर टॉपिक कर चुके हैं हम, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप समझ रहे हैं, आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट मिलता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर। तो इसी तरह से अपनी जो यात्रा है वो हमें जारी रखनी है, और संस्कृत को, जो कठिन संस्कृत थी, उसे हमें आसान से और आसान तक लेकर जाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वाच्य। ठीक है, हमारे नए टॉपिक का नाम है वाच्य। वाक्य जैसा लगता है लेकिन वाक्य नहीं है। ठीक है, वाक्य होता है सेंटेंस जिसे हम कुछ शब्दों से मिलाकर बनाते हैं, लेकिन वाच्य कुछ अलग हो जाता है। जैसे मेरे कहने का तरीका, मैं किसी बात को आपके सामने कैसे प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, एक वाक्य मैंने कहा कि राम फल खाता है। ठीक है, तो यह कौन फल खाता है? राम फल खाता है। जैसे ही मैंने राम के बारे में बताया कि राम फल खाता है, एक साधारण वाक्य है, तो इसमें विशेष कौन है? यहाँ पर कर्ता। ठीक है, अब कर्ता पर बल दिया गया है, इसलिए ये वाच्य है, ये साधारण वाच्य हो गया है। इसका नाम क्या है? वाच्य के कितने भेद है ये हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये सारा अध्ययन हम आज की क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो वाच्य क्या है कि किसी भी बात को कहने का या उसको अभिव्यक्त करने का तरीका या ढंग। ठीक है, किस ढंग से आप किसी वाक्य को या फिर अपनी बात को कह रहे हो, या किसकी बात को जिसने आपको किसी ढंग से कहा है कोई बात, उसको आप सुन रहे हो। ठीक है, तो वो जो तरीका या ढंग, ये जो है, ये सारा क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। ठीक है, किसी वाक्य को कहने का तरीका या किसी बात को बोलने का ढंग क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। अब वाच्य कितने प्रकार के हैं, क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वाच्य क्या है ये पढ़ते हैं। वाच्य क्या है? वाक्यों के कहने के ढंग को वाच्य कहा जाता है। वाक्यों के कहने के ढंग को। ठीक है, अब आपको एक बात बताती हूँ, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि वाच्य क्या है, तो आपने इंग्लिश में वॉइस पढ़े होंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो वॉइस का जो मेथड है ना, सेम मेथड वाच्य में आता है, यानी कि वॉइस को ही वाच्य कहा जाता है। इंग्लिश में हम वॉइस कहेंगे और हिंदी में इसे वाच्य कहा जाता है। यानी कि जैसे वॉइस में किसी सेंटेंस को कहने का तरीका होता है, ठीक है, एक्टिव में अलग होता है, पैसिव में अलग होता है, इम्पर्सनल में अलग होता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग से जो सेंटेंस होते हैं और हम उन्हें अलग अलग वॉइस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, वैसे ही वाच्य में अलग अलग काइंड्स होते हैं, यानी अलग अलग भेद है। उन भेदों के अनुसार हमें उन वाच्यों को कहना है, यानी कि हमें अपने वाक्यों को कहना है, उस कहने के तरीके को वाच्य कहा जाता है। ठीक है, अब कौन क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये हम पढ़ते हैं कि वाक्यों के कहने के ढंग को वाच्य कहा जाता है, और वाक्यों को अभिव्यक्त करने के अनेक ढंग होते हैं। ठीक है, एक ही तरीका नहीं होता है, किसी भी बात को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे राम आम खाता है, ठीक है, या फिर राम फल खाता है, फल हो गया आम भी एक फल है, हम आम को ले लेते हैं। ठीक है, राम आम खाता है। अगर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं कि राम ईट अ मैंगो, ओके, लेकिन जैसे ये तो हमने किस में कहा? एक्टिव वॉइस में कहा, लेकिन जैसे ही हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो थोड़ा सा, उसमें जो वर्ड होंगे वो उसमें थोड़े चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट पहले था, अब सब्जेक्ट पहले नहीं होके हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। उसके बाद जो वर्ब थी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, अब वो अपने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस था राम ईट अ मैंगो, तो हम पैसिव वॉइस में कहेंगे A mango is eaten by राम। ठीक है, यही कहेंगे। ऐसे ही संस्कृत और हिंदी में वाच्य पढ़ते हैं कि राम विद्यालय जाता है। ठीक है, राम विद्यालय जाता है, ये तो हो गया हमारा जो कर्तवाच्य हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, यानी राम विद्यालय जाता है, उसको हमने अलग तरीके से कह दिया, तो वो हो गया हमारा कर्मवाच्य। यानी कि वाच्य में जो भेद होते हैं वो अपनी प्रधानता रखते हैं, और कहाँ कहाँ प्रधानता रखते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन वाक्यों को अभिव्यक्त का मतलब होता है व्यक्त प्रस्तुत करने का। अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है?
प्रस्तुत करने का अलग अलग ढंग होते हैं, यानी कि अनेक ढंग होते हैं, जिनमें कभी कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो क्रिया को करने वाला है, कभी उसकी प्रधानता हो रही है कि उस पर जोर डाला जाता है वाक्य में कि यह वो कार्य कर रहा है, और कभी कर्म की प्रधानता होती है कि जो कर्ता है वो कर्म कौन सा कर रहा है, तो उस कर्म के माध्यम से भी वाक्य की इंपॉर्टेंस बनती है, ठीक है। और कभी क्रिया की प्रधानता होती है, हम यहाँ पर भाव भी लिख सकते हैं कि भाव की भी प्रधानता होती है कि किस भाव से, किस क्रिया से वाक्यों को किया जाता है, कभी कभी वह भी प्रधानता होती है। तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया में से किसकी प्रधानता है, इस बात का ज्ञान कराने की दशा को वाच्य कहते हैं। कि ये अगर कर्ता की प्रधानता है तो वो कर्ता का वाच्य होगा, कर्म की प्रधानता है तो वो कर्म का वाच्य होगा, क्रिया की प्रधानता है तो वो क्रियावाच्य यानी कि भाववाच्य कहलाएगा, ठीक है। ये तो था हमारे वाच्य। अब देखिए एक इसमें कुछ नियम है कि वाच्य के अंतर्गत सबसे पहले तो हम यहाँ पर परस्मैपदी धातु को, अगर हम कर्म की बात करते हैं, ठीक है, कर्म की प्रधानता है, अगर वाच्य में जो सेंटेंस है उसमें कर्म की प्रधानता है तो परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी में बदल जाएगी, ठीक है, बदल जाएगी, ठीक है। यानी कि जो वाच्य में हम जो वाच्य परिवर्तन करते हैं, वाच्य को ऐसा ही नहीं रखना है, हमें उसे चेंज करना है। जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो जो कर्ता की प्रधानता है वहां तो वाच्य परिवर्तन नहीं होंगे, ठीक है। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वहां वाच्य ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, वाक्य ऐसा ही लिखा जाएगा क्योंकि उसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। लेकिन जब कर्म की प्रधानता होती है तो उसमें जो आत्मनेपदी धातु है वह यूज होगी, यानी कि जब खादती लिखा है, ठीक है, खादती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखा है तो वह परस्मैपदी में लिखा हुआ है। तो हम वाच्य परिवर्तन करते समय क्या करेंगे, यदि कर्म की प्रधानता है तो, ठीक है, कर्म की प्रधानता है तो हम क्या करेंगे, उसमें जो परस्मैपदी धातु है उसको आत्मनेपदी में बदलेंगे। लट लकार है तो आत्मनेपदी का भी लट लकार लेंगे, प्रथम पुरुष है तो आत्मनेपदी का भी प्रथम पुरुष लेंगे, एक वचन है तो आत्मनेपदी का भी हम एक वचन रूप उसको लिखेंगे। जैसे पठते हैं या सेव है, सेवा करते यानी खादते हैं तो हम खादेते लेंगे, खादती लिखा हमने, ठीक है। लट लकार परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है खादती, तो हम आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखेंगे खादते, ठीक है, यानी खाया जाता है। भाव प्रकट कर रहा है, क्रिया का रूप प्रकट हो गया, ये थोड़ा क्रिया परिवर्तित हो गई है, ठीक है। इस हिसाब से ये वाच्य होंगे, इसे कहते हैं वाच्य। यानी कि अगर हम कर्म की प्रधानता है तो परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी धातु में बदल जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेव, हम यहाँ आत्मनेपदी धातु देख रहे हैं कि कैसे लिखी जाती है, आत्मनेपदी धातु कैसे लिखी जाती है। तो हमने यहाँ पर सेव लिया है, सेव लव पट और भी लिखी जाती है, तो ये सेव का मतलब होता है सेवा करना। आत्मनेपदी धातु लट लकार लिया हुआ है, यहाँ पर लट लकार क्या होता है, वर्तमान काल, क्या होता है, वर्तमान काल होता है, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है। ये हो गए हमारे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये हो गए हमारे वचन। यहाँ पर एक वचन आएगा, यहाँ पर हमारा द्विवचन आएगा और यहाँ हमारा बहुवचन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब क्या कह रहा है कि प्रथम पुरुष एक वचन सेवते, सेवेते, सेवन्ते। इसी तरह से यदि हम पठ धातु लगाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने पठ धातु लगाई, अब पठ धातु के लिए क्या करेंगे, पठेते, पठेते, पठन्ते, पठे से, पठेथे, पठेद्वे, पठे, पठावहे, पठामहे, ठीक है। इसी तरह से हम आगे की चलेंगे, जैसे खादती आया तो खादते, खादेते, खादन्ते, खादसे, खादेथे, खादद्वे, खादे, खादावहे, खादामहे।
इस तरह से हम इसके रूप बना लेंगे, क्योंकि आत्मनेपदी धातु है, आत्मनेपदी धातु के रूप अलग चलते हैं थोड़े से। तो हम जब कर्मवाच्य की प्रधानता होती है और भाववाच्य की प्रधानता होती है तभी ये हम आत्मनेपदी धातु यूज करेंगे। कर्ता यानी कि कृतवाच्य की प्रधानता है तो हम नहीं करेंगे। अगर कर्ता प्रधान है तो वहां हम इन धातुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता। ठीक है, कर्ता कौन है? क्रिया को करने वाला, जिसने क्रिया करी है। ठीक है, जैसे हमने यहां लिखा रामः विद्यालयम गच्छति। ठीक है, अब देखिए रामा विद्यालयम गच्छति, रामा में कौन सी विभक्ति आई है? प्रथमा विभक्ति, एक वचन। विद्यालयम में कौन सी विभक्ति आई है? ये द्विवचन की क्या कहते हैं, द्वितीय विभक्ति आ गई है। ठीक है, और गच्छति प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन। ठीक है, क्योंकि जो रूप इसका है कर्ता का, वही रूप क्रिया का होगा। वही रूप क्रिया का होगा, जो रूप कर्ता का है वही क्रिया का होगा। और यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक है, तो राम विद्यालय गच्छति यानी कि राम विद्यालय जाता है। प्रधानता किसकी है? राम की। राम कौन है यहाँ? कर्ता। यानी कि जहाँ कर्ता की प्रधानता हो गई है, हम एक क्वेश्चन करके ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, इस कर्तवाची की ट्रिक बताती हूँ कि मान लीजिए हमने बोला राम विद्यालय जाता है। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं क विद्यालयम गच्छति। सेम आया, रामा की जगह हमने क्या लिख दिया? क लिख दिया। ठीक है, ये सर्वनाम पुल्लिंग शब्द क है। ठीक है, कौन, जिसको कौन बोलते हैं हम, किम शब्द से जो शुरू होता है। क विद्यालयम गच्छति यानी कि कौन विद्यालय जाता है, तो हमारा उत्तर आएगा राम विद्यालयम गच्छति यानी कि राम विद्यालय जाता है। जब प्रश्न सही बन रहा है और उत्तर भी उसका दिया जा रहा है तो वह हमारी ट्रिक कहलाएगी कि ये कौन से वाक्य कहलाएंगे? कर्तवाच्य वाक्य कहलाएंगे, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अब आता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में वाक्य जब कहा जाता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। ठीक है, अब कर्म में क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले तो जब हम कर्तवाच्य से वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हमारा यहाँ क्या होगा? जो कर्ता है वह अपनी तृतीय विभक्ति में आ जाएगा। तृतीय विभक्ति में। ठीक है, जो कर्ता है वह तृतीय विभक्ति में आ जाएगा और आत्मनेपदी धातु यूज होगी। आत्मनेपदी धातु का उपयोग किया जाएगा। का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य में क्या होगा कि कर्म की प्रधानता होगी और जो कर्ता है कर्म में जो कर्ता होता है वह तृतीय विभक्ति का रूप ले लेगा। ठीक है, और जो क्रिया होगी वो अपने आत्मनेपदी धातु में कन्वर्ट हो जाएगी, जो परस्मैपदी धातु की है। ठीक है, अब आता है हमारा भाववाच्य क्रिया। ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है? जहां भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। एक इसमें भाववाच्य में क्या होता है? सेम मेथड चलता है इसमें कि जो करता है वो तृतीय विभक्ति का होता है और आत्मनेपदी धातु का उपयोग किया जाता है। अगर परस्मैपदी में मध्यम पुरुष की क्रिया लगी हुई है तो आत्मनेपदी की भी मध्यम पुरुष की लगेगी। अगर परस्मैपदी में जो हमारा साधारण कर्तवाच्य जो वाक्य है उसको कर्मवाच्य में बदलना है और क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन या द्विवचन या बहुवचन लगा हुआ है तो हमें भी आत्मनेपदी धातु की उत्तम पुरुष की जो एक वचन लगी है तो एक वचन लगाना है, द्विवचन लगी है तो द्विवचन लगाना है, बहुवचन लगी है तो बहुवचन लगाना है। इस प्रकार से हम इसमें चेंज करेंगे। एक भाववाच्य की एक खास विशेषता होती है कि इसमें जो वाक्य निर्माण होता है वो नकारात्मक होता है। ठीक है, नकारात्मक कैसे? राम फल खाता है। ठीक है,
कर्तवाच्य। अब हमें कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलते हैं हम इसे, तो हम लिखेंगे राम से फल नहीं खाया जाता। ठीक है, राम से फल नहीं खाया जाता, यानी उसका भाव है, वो नहीं खा पा रहा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वह उसका कर्म नहीं है, क्योंकि हमें भाववाच्य क्रिया बनानी है। तो भाववाच्य में नहीं खाया जाता या नहीं किया जाता या नहीं पहना जाता या नहीं बोला जाता, नहीं जाया जाता, इस प्रकार से नकारात्मक वाक्य अगर बनते हैं तो आप उसे आंख बंद कर बता सकते हैं कि ये भाववाच्य ये वाक्य कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? भाववाच्य कहलाएंगे। अगर आप कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलते हो तो नकारात्मक, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलते हो तब भी नकारात्मक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे वाच्य के भेद। ठीक है, अब आते हैं हम, पहला नंबर है हमारा कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता है? सबसे पहले तो कर्ता की प्रधानता होती है। अब कर्तवाच्य वाक्य क्या कह रहा है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ होता है? कर्ता के साथ, यानी कि राम फलम खादति। ठीक है, राम फलम खादति, राम फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। ठीक है, कौन खाता है? राम फल खाता है, यानी कि राम फल देता है या राम फल तोड़ता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है? कर्तवाच्य, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। ठीक है, और जो क्रिया है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों रूप में हो सकती है, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। अकर्मक क्रिया भी हो सकती है और सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रधानता होने के कारण, यानी कि कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है और इनकी क्रिया कर्ता के जो क्रिया होती है वो कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। यानी कि हम यहाँ लिखते हैं राम आम्रम खादति। ठीक है, तो ये जो कर्ता है कौन है? ये राम, ये हमारा प्रथमा आ गया, और ये जो आम्रम है ये हमारा द्वितीय विभक्ति आ गई, और ये जो खादति है, क्योंकि राम प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो खादति भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया में लगेगी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, कर्म द्वितीय विभक्ति में, तथा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं में होते हैं, सकर्मक क्रियाओं में भी होते हैं और अकर्मक क्रियाओं में भी होते हैं। ठीक है, राम आम्रम खादति या फिर मोहना, हम यहाँ लिखते हैं मोहना ग्रहम गच्छति। ठीक है, ग्रहम में मोहन कौन है? प्रथमा विभक्ति, क्योंकि कर्ता है ये। ठीक है, ग्रहम क्या है? द्वितीया। ये कौन है? ये कर्म है और ये है हमारी क्रिया, यानी कि जाता है। मोहन ग्रहम गच्छति, मोहन घर जाता है या घर को जाता है। द्वितीय विभक्ति में आया, कर्ता ने कर्म को, कर्म आया है या कर्म द्वितीय विभक्ति में आया है। और जो क्रिया है गच्छति, जाने की जो क्रिया है वो हमारी कर्ता के अनुसार होगी। अगर कर्ता जिस वचन, जिस पुरुष या फिर जिस विभक्ति में है उसी वचन में हमारी क्रिया होगी। ठीक है, तो जहां कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तवाच्य होते हैं, और कर्तवाच्य की विशेषता है कि कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति का होता है, एक वचन का होता है, और कर्म होता है द्वितीय विभक्ति का, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, यानी कि कर्ता जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हमारी क्रिया होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम कर्मवाच्य में। अब कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। ठीक है, यानी कि हमारा कर्म कौन सा है? कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि कर्म की प्रधानता होने के कारण क्रिया सदैव कर्म के पुरुष जो क्रिया होती है। अगर कर्तवाच्य में क्रिया किसके अनुसार थी? कर्ता के अनुसार। अब यहाँ पर क्रिया कर्मवाच्य में क्योंकि कर्म की प्रधानता है तो क्रिया की स्थिति कैसी होगी? कर्म के अनुसार होगी। कर्म किस पुरुष में है? कर्म के पुरुष वचन के अनुसार होती है। किसकी?
क्रिया की, यानी कि क्रिया अब किसमें, कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगी। इसमें कर्ता तृतीय विभक्ति का हो जाएगा और जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। किसमें होता है, प्रथमा विभक्ति में कर्म होता है। ठीक है, यह वाच्य केवल सकर्मक धातुओं में ही होता है। कर्तावाच्य कौन कौन सी धातुओं में होता था, सकर्मक और अकर्मक दोनों में होता था। ठीक है, लेकिन कर्मवाच्य जो है वह किस में होगा, केवल और केवल सकर्मक धातुओं में। ये विशेष है, ये विशेष है कि सकर्मक धातुओं में ही होता है, क्योंकि क्रिया सकर्मक होने पर ही वाच्य में कर्म का होना संभव है। अब सकर्मक किसे कहते हैं, जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक किसे कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता। तो कर्मवाच्य कब प्रदान होगा, जब सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, हमने यहाँ लिखा राम पढ़ता है। जब हमने क्रिया पढ़ी थी तो क्रिया में यही पढ़ा था कि क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अब सकर्मक में क्या होता है कि कर्म होता है और अकर्मक में क्या होता है कि कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये है राम पढ़ता है, ये तो हो गई हमारी अकर्मक। अब हम यहाँ लिखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो पढ़ने की और कर्ता और क्रिया के बीच में जो आया है वो कर्म है। तो यहाँ क्या है, ये सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, सकर्मक। तो जब कर्म प्रधान है तो कर्म प्रधान में वाक्य में कर्म होना अति आवश्यक है। और कर्म कब होगा, जब क्रिया सकर्मक होगी। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में ही कर्मवाच्य बनता है। ठीक है, अकर्मक में नहीं बनेगा। अकर्मक और सकर्मक दोनों कर्तवाच्य में, यानी जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहां होता है, लेकिन कर्म की प्रधानता है तो वाक्य सकर्मक होने चाहिए जिसमें कर्म होता है, तभी वो कर्म प्रधान हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं कि रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, राम पुस्तकम पठति, ये है हमारा कर्तवाच्य। कौन सा है, कर्तृवाच्य। ये कर्तृवाच्य वाक्य है। अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखो हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले नियम क्या कह रहा है कि जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में आ जाएगा। तो राम की तृतीय विभक्ति क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन, राम की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो हम इसे तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखेंगे। तो राम राम रामो, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण क्या आ जाएगा यहाँ पर, रामेण, रामेण पुस्तकम। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो धातु है वो परस्मैपदी प्रथम पुरुष एक वचन की है, लट लकार की। तो हमें क्या करना है, आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे पठ्यते, कि रामेण पुस्तकम पठ्यते, कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या पढ़ी जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। राम के द्वारा क्या पढ़ी जा रही है, क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक, यानी कि हमारा जो कर्म है वो प्रधान हो गया है। हम बोलते हैं कि क्या पढ़ी जा रही है, कर्ता क्या कार्य कर रहा है, कर्ता क्या कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, पुस्तक को पढ़ने का कार्य कर रहा है। द्वितीय विभक्ति में हमारा जो दूसरा है कर्मवाच्य, उसमें जो कर्ता है यानी कि राम है, जो हमारा जो कर्ता है वो किस में बदल जाएगा, तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा। और ये जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में आएगी और ये जो क्रिया है वो आत्मनेपदी हो जाएगी, परस्मैपदी से आत्मनेपदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कर्मवाच्य। आपको कर्तवाच्य और कर्मवाच्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं हमारे भाववाच्य की तरफ, जो नंबर 3 है, जहां पर हमारे भाव की प्रधानता होती है या हम क्रिया बोल सकते हैं, यानी कि क्रिया कौन सी हो रही है ये प्रधानता होती है। तो भाववाच्य क्या है, इसमें मात्र भाव या क्रिया तत्व की ही प्रधानता होती है। ठीक है, भाव या क्रिया तत्व की ही प्रधानता होती है, अर्थात इसमें क्रिया का संबंध कर्ता अथवा कर्म से न होकर
केवल भाव से ही होता है, अतः इसमें कर्ता यदि है तो वह तृतीया में होता है और कर्म होता ही नहीं है, तथा क्रिया भाव के अनुसार प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग एक वचन में ही होती है और यह अकर्मक क्रियाओं में ही होती है। ठीक है, एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि कर्तवाच्य में क्या अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होती है, कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक में होती है और भाववाच्य में क्या होता है, केवल अकर्मक क्रियाओं में ही भाववाच्य सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं हम देखते हैं। हमने क्या लिखा था यहाँ पर, क्या उदाहरण लिया था, राम पुस्तकम पठति। ठीक है, राम पुस्तकम पठति कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, पुस्तक को पढ़ता है। अब इसमें लिखा है कि भाव की प्रधानता होती है केवल। ठीक है, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता अथवा कर्म से नहीं होता है, इस क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है न कर्म से होता है, इसमें केवल भाव से होता है। तो इसमें जो कर्ता है वो तृतीया में आ जाएगा, यानी कि रामेण आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो कर्मवाच्य में बनाए थे सेम ऐसा ही होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ और क्या अंतर है इसमें। ये जो कर्ता है वो तृतीया में ही होगा और कर्म तो होता ही नहीं है। ठीक है, कर्म तो बिल्कुल नहीं होता है, तथा क्रिया भाव के अनुसार प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग में एक वचन में होगी, जो क्रिया है वो नपुंसकलिंग में होगी। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं रामेण, ये है नहीं, अब ये नपुंसकलिंग एक वचन, हम यहाँ पर आत्मनेपदी लिख सकते हैं तो पठ्यते। ठीक है, रामेण हम बोल सकते हैं पुस्तकम न पठ्यते कि राम से क्या नहीं पढ़ा जाता है, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि जो भाववाच्य होते हैं उनमें नकारात्मक शब्द लिखे जाते हैं, नकारात्मक वाक्य बनते हैं उसमें। अब कर्मवाच्य जो होते हैं, कर्मवाच्य के अंतर्गत क्या होता है कि क्योंकि तृतीया लगती है, ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कर्मवाच्य में देखिए तृतीय विभक्ति का योग उपयोग होता है और तृतीया क्या होती है, करण कारक होता है। अब करण कारक के चिन्ह क्या होते हैं, से, के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ये चिन्ह होते हैं कि उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, उसके द्वारा जाया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा या राम के द्वारा या उसके द्वारा या सीता के द्वारा, मोहन के द्वारा, इस प्रकार से जो चिन्ह लगते हैं वो इस तृतीया में लगते हैं, यानी कि करण कारक के कारण लगते हैं और से के द्वारा ये चिन्ह आते हैं। तो वो कौन सा कारक होता है, कर्मवाच्य चिन्ह होता है, वो करण कारक से कर्मवाच्य में लग जाता है। ठीक है, जब ये द्वारा द्वारा वाले हमारे भावार्थ निकलते हैं। ठीक है, अब हम भाववाच्य पढ़ रहे हैं तो भाववाच्य में नकारात्मक शब्द वाक्य का निर्माण होता है, नकारात्मक वाक्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य का निर्माण किया जाता है कि रामेण पुस्तकम न पठ्यते, कि राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। इस प्रकार से हम जब नहीं लगाएंगे, जहां भी नहीं वाले वाक्य आते हैं तो आप उसे भाववाच्य के सेंटेंस बोल सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये था हमारा भाववाच्य। अब हम पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन के नियम क्या कहते हैं। तो कर्तवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखिए कैसे होता है, यानी कि अगर हम क्रियाओं को लिखते हैं, ठीक है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलते हैं, तो कर्तवाच्य में तो क्रिया ऐसे ही रहेगी परस्मैपदी। मैंने आपको बताया यही कि कर्तवाच्य में जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ क्रिया परस्मैपदी धातु में ही होगी। लेकिन जब कर्मवाच्य और भाववाच्य में सेंटेंस बदले जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं, तो जो क्रिया है वो आत्मनेपदी धातु में हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो है हमारी सारी कौन सी, परस्मैपदी, और ये है हमारी आत्मनेपदी, यानी कि ये कर्तवाच्य की प्रधानता हो गई। यहाँ पर ये हमारे कर्तवाच्य के है, देखें, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कौन होता है, कर्ता की प्रधानता, और यहाँ कर्म की प्रधानता। ठीक है, और
कर्म और भाव भी हो सकते हैं, हम यहाँ भाव भी लिखेंगे, भाव की प्रधानता, ठीक है, भाव यानी क्रिया, ठीक है। कर्तवाच्य में जैसे पठती लिखा हुआ है तो पठ्यते, खादंती लिखा हुआ है तो खादंती, धावती लिखा है तो धाव्यते, करोति लिखा हुआ है तो क्रियते, नयति लिखा हुआ है तो नियते, उत्पत्ति लिखा हुआ है तो उत्पत्ते, लिखति लिख्यते, भवति भूयते, हसति हस्यते, क्रीणाति क्रियते, गच्छति गम्यते, ठीक है, या रोदिति रुद्धते। इस प्रकार से आप इसे आत्मनेपदी धातु में बदलेंगे अगर कोई इस प्रकार की क्रिया आती है तो, ठीक है। तो ये था आज हमारा वाच्य का टॉपिक। हमने वाच्य पढ़े हैं, क्या होते हैं वाच्य, कहने के किसी बात को अभिव्यक्त करने के या कहने के तरीके को या ढंग को वाच्य कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। और वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें जो कर्ता होता है वो क्रिया के साथ क्रिया की स्थिति में होता है, जो कर्ता की स्थिति होती है वही क्रिया की होती है, ठीक है। और ये अकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है। अब आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और इसमें क्या होता है, जो कर्ता तृतीय विभक्ति में लिखा जाता है और क्रिया क्या होती है, क्रिया को हम आत्मनेपदी धातु में कन्वर्ट कर लेंगे और ये सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत ही होगा। कर्मवाच्य केवल सकर्मक में होगा। अब आता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया यानी कि भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। वाक्य सेम बनेंगे हमारे कर्मवाच्य की तरह, जैसे कर्मवाच्य में बना है वैसे ही भाववाच्य में बनेंगे, लेकिन नकारात्मकता आ जाएगी। वाक्य में न शब्द लग जाएगा, यानी कि नहीं किया जाता है ऐसा भाव जब आता है तो उसमें भाववाच्य क्रिया आती है और ये केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। उससे उठा नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है, उससे बैठा नहीं जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये बैठना उठना ये सब क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं होती है, ठीक है। तो हमारा आज का जो वाच्य है वो कंप्लीट हुआ है और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लगा ये वाच्य का टॉपिक। आप अच्छे से पढ़िए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। हम नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।